मैं कलिंग बोल रहा हूँ। मैं इतिहास का वो पन्ना हूँ जिस पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों योद्धाओं के नरसंहार की दास्तां लिखी हुई है। मैं वही हूँ जिसने एक हैवान को महात्मा बनने पर विवश कर दिया। युद्ध में इतने बाण छोड़े गए कि मेरा पूरा भूमंडल सूर्य की रोशनी से विवर्जित हो गया। इतने घोड़े दौड़ाए गए कि पूरी वायु धूल कणों से भर गई। ऐसा लग रहा था कि सूर्य देवता उस दिन कलिंग से मुख मोड़ लिए हों और मैं काल के मुंह में समाने के लिए तैयार था। कहने वाले कहते हैं अशोक महान, लेकिन महानता की परिभाषा क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर रुकती है, शायद ये कोई नहीं बता सकता। कोई जन्म से महान नहीं होता और ना ही कोई ये सोचकर जन्म लेता है कि मुझे आगे चलकर महान बनना है, और किसी को केवल महान बनने के लिए पैदा भी नहीं किया जा सकता। कर्म का तो नाम सुना ही होगा। कर्म वो माला है जिसे आप अपनी सोच से पिरोते हैं। इस माला में आपके अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे भी। अगर बुरे कर्म अधिक हुए तो पूरी माला खराब और बदबूदार हो जाती है और आपको इतिहास में हैवान माना जाता है। लेकिन अच्छे कर्म अधिक हुए तो वही माला सुगंधित और रोशनी देने वाली बन जाती है और हम इतिहास में उसे महान कहकर सम्मान देते हैं। एक इंसान या तो महान हो सकता है या फिर हैवान, लेकिन मैं कलिंग आज मैं आपको एक हैवान से महान बने इंसान की दास्तां सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी ना तो कोई मुझसे ज़्यादा जानता है और न ही कोई मुझसे अच्छी तरह से सुना सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ सब मैं देख रहा था और इसकी गवाही आज भी मेरी धरती देती है। सदियों पुरानी बात है। मगध में एक बिंबिसार नाम के राजा हुआ करते थे। उन्होंने अंगराज्य पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य कहलाया। इसी मौर्य साम्राज्य में आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुए, जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाकर खड़ा कर दिया। उनके पुत्र का नाम बिंदुसार था, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बने। बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। सुमन, जिन्हें हम सुसीम के नाम से भी जानते हैं, वह सबसे बड़ा पुत्र था। अशोक दूसरे और तिष्य सबसे छोटे पुत्र थे। ध्यान रखें, ये कहानी तब की सुनाई जा रही है जब अशोक केवल अशोक के नाम से ही जाने जाते थे, यानी उस समय तक उनके नाम के पीछे महान की उपाधि नहीं जोड़ी गई थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे की कहानी में पता चल जाएगा। उत्तरी भारत में अशोक की मां को सुभद्रांगी और दक्षिण भारत में धर्मा कहकर पुकारा जाता था। जब अशोक केवल 18 वर्ष के ही थे तब बिंदुसार ने उन्हें अवंती राष्ट्र का प्रमुख बनाकर उज्जैनी भेजा था। उज्जैनी उस समय अवंती राष्ट्र की राजधानी हुआ करती थी। वहीं पर ही अशोक ने महादेवी नामक कन्या से विवाह किया। महेंद्र और संघमित्रा महादेवी की ही संतानें थी। कहानी तब करवट लेती है जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था। इस विद्रोह को अशोक ने सफलतापूर्वक शांत किया, लेकिन कुछ समय के बाद जब तक्षशिला में फिर से विद्रोह हुआ तो शासक सुसीम उसे शांत करने में सफल नहीं हुए और इन्हीं सब के बीच बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अब सुनिए अशोक की हैवानियत की दास्तां। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक और सुसीम में राजगद्दी के लिए लड़ाई हुई। एक तरफ अशोक थे और दूसरी तरफ तिष्य को छोड़कर सुसीम के साथ 98 भाई। सभी के मन में ये सवाल चल रहा था कि आखिर सिंहासन पर कौन बैठेगा। केवल राजगद्दी के लिए 101 भाई आपस में लड़े। अशोक की हैवानियत इस हद तक सर पर चढ़कर बोल रही थी कि उसने तिष्य को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। महाभारत का युद्ध तो याद ही होगा आपको, जिसमें कौरव और पांडव आपस में लड़े थे। महाभारत और इस लड़ाई में फर्क सिर्फ इतना था कि कौरव और पांडव एक पिता के संतान नहीं थे, और आज जो लड़ाई हो रही थी ये सभी भाई एक ही पिता के संतान थे। किसी को न तो अपने भाइयों पर मोह आता था और न ही दया आती थी। एक एक करके सभी भाइयों के सर कटते गए और इन सब में जो हैवानियत की राह में सबसे आगे खड़ा था वो था अशोक। अशोक ने अपने मंत्री खल्लाटक या राधागुप्त की सहायता से अपने ही 99 भाइयों को मारकर रक्त रंजित गद्दी पर बैठा। उसकी इस हैवानियत को देखकर लोगों ने उसे चंडाशोक के नाम से पुकारा। कोई भी इंसान राजगद्दी के लोभ में अपने ही 99 भाइयों को मार डाले तो उसे निश्चित तौर पर ही हैवान कहा जाएगा। लेकिन ये सिक्के का केवल एक पहलू है और मैं कलिंग अशोक की जिंदगी का वो मोड़ हूँ जहाँ से अशोक महानता की ओर मुड़ा था। यह बात 261-262 ईसा पूर्व की है। अशोक को राजगद्दी पर बैठे 8 वर्ष हो चुके थे। अब तक अशोक कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर चुके थे।
लेकिन मैं यानी कलिंग अभी भी अशोक की पकड़ से दूर था। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक महत्वपूर्ण प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर मेरा नियंत्रण था। मेरे यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों के साथ आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। यही कुछ कारण थे जिससे अशोक को मुझे यानी कलिंग को जीतना महत्वपूर्ण था। युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, यह निश्चित था कि युद्ध होगा ही। मेरे राजा अनंतनाथन एक अच्छे और शक्तिशाली सम्राट थे। पूरा कलिंग उन पर आंखें बंद करके विश्वास करता था, लेकिन मैं जानता था कि उनके मन में भी भय था। वो ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि अगर युद्ध ने करवट ली और अशोक युद्ध जीत गया तो कलिंग का क्या होगा, क्योंकि वह अशोक की हैवानियत से अच्छी तरह परिचित थे। वो भी दिन आया जिस दिन युद्ध का बिगुल बजा। दोनों तरफ की सैनिकें तैयार थी। लगभग सभी के पांव कांप रहे थे, क्योंकि दोनों पक्षों के सामने ही एक विशाल सेना खड़ी थी जो काल के मुख जैसी लग रही थी। आज गिद्धों और कौवों की दावत होने वाली थी। दोनों पक्षों की हुंकार से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट जाएगा। ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में दर्ज होने वाला है और इस युद्ध को लोग सदियों तक याद रखेंगे। अब युद्ध शुरू हो चुका है। सैनिकों की दौड़ से धूल चारों तरफ फैल रहा है। कोई तलवार चला रहा है तो कोई भाला। कुछ सैनिक अपनी अपनी रणनीति से घायलों को हटा रहे हैं। युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आधी दुनिया बाकी की आधी दुनिया से लड़ रही हो। हे राम, कहीं ये दुनिया का अंत तो नहीं है। युद्ध के शुरू हुए दोपहर से अधिक का समय हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरे राजा की विजय निश्चित रूप से होगी। वह बिल्कुल जीत के करीब हैं। लेकिन ये क्या, अहम वक्त पर अशोक ने अपनी रणनीति बदल दी और सैनिकों के मन में नया उल्लास भर दिया। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो ताजगी से भर गए हों। देखते देखते युद्ध का परिणाम बदल गया और अंततः अशोक की विजय हुई। लेकिन अब क्या? पूरे युद्ध स्थल में लाशें ही लाशें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंसानी मांस के टुकड़े धरती को चाट रहे हों। अब सुनिए एक हैवान के महान बनने की दास्तां। युद्ध खत्म होने के बाद अशोक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो केवल लाशें ही लाशें दिखी। वह जहाँ तक भी देख सकते थे वहाँ तक मौत के मुंह में इंसानी लाशें तैर रही थी। यह देखकर अशोक वहीं पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका मन बेचैन हो उठा। उनको अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो जीवन के महत्व के बारे में सोचने लगे। वो यह भी सोच रहे थे कि वे पापी हैं। उन्होंने आज तक केवल अत्याचार किया। इंसानी लाशों के बीच अगर किसी का मन परिवर्तन हुआ है तो वो अशोक ही थे। उनके हाथों से अपने आप ही तलवार छूट गए। शायद उस तलवार का बोझ वो फिर कभी नहीं उठा पाए। अंततः सब कुछ खत्म हो गया, किंतु अशोक के मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। शायद ये बेचैनी महात्मा के पौधे की वो बीज थी जो अशोक के मन से उपजनी थी। अशोक का मन अब परिवर्तित हो चुका था। कलिंग की लड़ाई का अशोक के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने धर्म ही बदल लिया। पहले वह शिव के अनुयायी थे। अशोक को पहले पुरुषों और पशुओं के वध पर तनिक भी खेद नहीं होता था। हजारों पशु उनके भोजन के लिए नित्य मारे जाते थे। लेकिन अब उन्होंने सब कुछ त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने भगवान बुद्ध से संबंधित सभी स्थानों की यात्रा की। उन्होंने ये कहा कि जो भी भगवान बुद्ध ने कहा वो सब सत्य है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के नाम कर दिया और अब वो युद्ध छोड़ चुके थे। वो अब अपना समय लोगों की भलाई में लगाते थे। उन्होंने ऐसे अनेकों काम किए जिससे वो महान बन गए। कहने वाले सत्य कहते हैं कि अशोक महान, क्योंकि अगर अशोक की पूरी जिंदगी को देखा जाए तो वो सच में एक महान पुरुष थे। दोस्तों, कलिंग के युद्ध में 1.5 लाख व्यक्ति कैद किए गए थे और 1 लाख सैनिक लड़ते हुए मारे गए थे। दोस्तों, अशोक की ये कहानी एक नए रूप में आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।